हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बीएससी सेकेंड ईयर की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 4th नंबर का लेक्चर आज हम बनाने वाले हैं। हम टॉपिक वाइज लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आ जाए। हम सारे लेक्चर एक साथ नहीं बना रहे, हम टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर बनाते हुए जा रहे हैं ताकि आप भी अपनी स्टडी को टॉपिक वाइज ही जारी रखें। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की, जहां हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हम क्या बात करेंगे आज? हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की आज हम बात करने वाले हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, कि ये किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। क्लियर? प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी, वो मैं बोर्ड पर बता रहा हूं। क्लियर? आप पहले ये चीजें समझें। देखें, मैं एक एक्सिस पर इस पर एक ये एनर्जी को शो कर रहा हूं, ये मैं यहां पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एनर्जी का एक एक्सिस है। क्लियर? और मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो देखें कि मेरे पास हैं कुछ एनर्जी लेवल्स में आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? कुछ एनर्जी लेवल्स मैंने आपके सामने बताए हैं, आपको सब चीजें समझ में आएगी, केवल ध्यान देते रहिए। देखिए, ये हमने कुछ एनर्जी लेवल्स यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इन एनर्जी लेवल्स के बीच में मैं कुछ एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं। ये मैंने कुछ एनर्जी लेवल्स यहाँ पर आपके सामने बनाए हैं। क्लियर? अब देखना, बड़ा आसान होगा आपको समझने में कि ये जो एनर्जी लेवल है इनको कहा जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर? ये जो हैं ये हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर? और ये जो कंप्लीटली हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लियर? ऐसे ही ये भी क्या है? ये भी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लियर? इसको मैं E0 से बता रहा हूं और इसको मैं E1 से बता रहा हूं। आ रही बात समझ में? अब बोर्ड पर देखना कि किस प्रकार से कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और रह गया ये। तो मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो E1 E0 है, E0 क्या है? ये है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और E1 क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है वो किस किस से मिलकर बना है? वाइब्रेशनल से और रोटेशनल से। वाइब्रेशनल किससे मिलकर बना हुआ है? रोटेशनल से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? ये कई सारे रोटेशनल मिले हैं तब जाके क्या बना है? वाइब्रेशनल बना है। आ रही वही बातें समझ में? ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ, वो पॉइंट क्या क्या होंगे देखे बोर्ड पर। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे हम? नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल उपस्थित होते हैं। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक अणु में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल उपस्थित होते हैं जो निम्न है। पहला कौन सा है? नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सेकंड कौन सा है?
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। थर्ड कौन सा है? रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक लेवल। तो प्रत्येक अणु में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये एक दूसरे से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल किस किस से? वाइब्रेशनल से और रोटेशनल से। तो क्या लिखेंगे? अणु में उपस्थित ये एनर्जी लेवल, अणु में उपस्थित ये एनर्जी लेवल आपस में संयुक्त रहते हैं, आपस में संयुक्त रहते हैं। अर्थात ये आपस में मिलकर एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो अणु में उपस्थित ये जितने भी एनर्जी लेवल है ये आपस में संयुक्त रहते हैं और ये आपस में मिलकर के एनर्जी लेवल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्या लिखेंगे? नंबर 5 स्टार, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर के बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ कौन रहते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक इसी प्रकार वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि इससे भी कम ऊर्जा स्तर के होते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वाइब्रेशन से मिलकर बनते हैं और वाइब्रेशन रोटेशन से मिलकर के बनते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, जो उससे भी कम ऊर्जा स्तर के होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट याद रखना कि प्रत्येक अणु में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल उपस्थित होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो वाइब्रेशन से मिलकर बनता है और वाइब्रेशन किससे? रोटेशन से मिलकर के बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लो इस पॉइंट को। हो गया पॉइंट नोट? अब देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम ये कहेंगे, अभी हमने क्या कहा है? देखें, हमने ये कहा है नंबर 3 पॉइंट पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो किससे मिलकर बनता है? वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किससे मिलकर बनता है? वो रोटेशनल एनर्जी लेवल से। ये इससे और ये इससे। क्लियर हो गई बात? तो रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलकर वाइब्रेशन बनाते हैं और वाइब्रेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब देखिए इनका एनर्जी लेवल क्या होगा? इनकी एनर्जी का ऑर्डर। तो इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल उससे कम होता है और रोटेशनल एनर्जी लेवल उससे भी कम होता है। तो इसके एनर्जी लेवल का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? तो अणु में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल है जो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर? नंबर 4 पॉइंट पर क्या लिखेंगे हम? 4 पॉइंट पर हमारा ये रहेगा कि जब मॉलिक्यूल्स आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जब मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसके द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है, जो
रेडिएशन की एनर्जी है वो 3 रूप में प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे, जब अणु IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो अणु के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी के रूप में होती हैं। क्लियर? यानी कि कोई भी अणु के ऊपर जब आप IR रेडिएशन को डालोगे तो वह जो अणु उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी 3 रूप में एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में भी एब्जॉर्ब होती है, वाइब्रेशनल के रूप में भी एब्जॉर्ब होती है और रोटेशनल एनर्जी के रूप में भी वो एब्जॉर्ब की जाती है। क्लियर हो गई बात? तो अणु के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली जो एनर्जी है रेडिएशन की वो 3 रूप में एब्जॉर्ब की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में और रोटेशनल एनर्जी के रूप में। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की क्या बात करें? अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब मॉलिक्यूल्स को हम रेडिएशन देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो एनर्जी के द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी होती है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि अणु के द्वारा अवशोषित की जाने वाली रेडिएशन की ऊर्जा, अणु के द्वारा अवशोषित की जाने वाली रेडिएशन की जो ऊर्जा है वो फोटोन एनर्जी के रूप में अवशोषित होती है। फोटोन एनर्जी के रूप में अवशोषित होती हैं, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो अणु जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्ब की जाने वाली जो ऊर्जा होती है, एब्जॉर्ब की जाने वाली ऊर्जा किस रूप में? फोटोन एनर्जी के रूप में क्या होती है? अवशोषित होती है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो अणु के द्वारा अवशोषित की जाने वाली जो एनर्जी वह 3 रूप में होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में और रोटेशनल एनर्जी के रूप में। क्लियर? अब जब भी अणु उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वह जो एनर्जी है वो फोटोन एनर्जी के रूप में अवशोषित की जाती है। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है भाई, अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम उसको भी यहाँ पर समझें, क्योंकि हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पर हम ये लिखेंगे कि भाई जो फोटोन की एनर्जी वो होती है E = h, और हम जानते हैं μ क्या होता है? c/λ। तो E = क्या हो जाएगा? hc/λ। तो इस रूप में एनर्जी का क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली रेडिएशन की एनर्जी है। अणु के द्वारा अवशोषित की जाने वाली जो रेडिएशन है उसकी क्या है? एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? E = hc/λ। जहां E क्या है? E है एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? H क्या है? H है प्लांक कांस्टेंट। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो।
हो गया भी बातें समझ में? ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अगला पॉइंट जो हमारा 5th पॉइंट रहेगा उसमें हम ये लिखने वाले हैं कि भाई जब मॉलिक्यूल्स क्या कह रहे हैं 5th पॉइंट पर, ये देखो ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स हैं और हमने क्या दी है, आईआर रेडिएशन हमने इस पर डाली है। क्लियर? तो इस मॉलिक्यूल में 3 एनर्जी लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। तो जैसे ही आईआर रेडिएशन हम डालते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन एनर्जी लेवल में क्या होता है, परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि जब किसी अणु द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है तो जब किसी अणु के द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है तो अणु में उपस्थित एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। क्लियर? अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, अतः इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेज होने के लिए सबसे ज्यादा क्वांटा की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, अतः इस एनर्जी लेवल में चेंजेज के लिए सबसे अधिक क्वांटा या फोटोन एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात? तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका था, इलेक्ट्रॉनिक का, फिर वाइब्रेशनल का और फिर रोटेशनल का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की ऊर्जा होती है, अतः इसमें अगर कोई परिवर्तन कराना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्वांटा की आवश्यकता होती है। क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेज के लिए कम मात्रा में क्वांटा या फोटोन आवश्यक होते हैं तथा रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेज के लिए सबसे कम क्वांटा या फोटोन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात? तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होगी और उससे कम रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस के लिए सबसे कम क्वांटा की आवश्यकता होगी। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने से उनके एनर्जी लेवल में क्या होता है, चेंजेस होता है। और एनर्जी लेवल में चेंजेस 3 प्रकार से होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस होना है तो सबसे ज्यादा क्वांटा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है। उसके बाद वाइब्रेशन के लिए और सबसे कम क्वांटा की आवश्यकता किसमें होती है, रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस के लिए सबसे कम क्वांटा या फोटोन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात? नोट कर ले। ठीक है, अब अगले पॉइंट को क्या लिखेंगे उसको समझे। अगला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, तो हमने क्या कहा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए होगी वो भी हम समझ लेते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के लिए। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटा फॉर
एनर्जी लेवल चेंजेज, रिक्वायर्ड क्वांटा और एनर्जी लेवल चेंजेज। क्लियर? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और सबसे कम रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्वांटा किसके हैं? एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस होने के लिए सबसे ज्यादा क्वांटा की आवश्यकता है। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस होने के लिए उससे कम क्वांटा की आवश्यकता है और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस होने के लिए सबसे कम क्वांटा की आवश्यकता होती है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि जो आईआर रेडिएशन होता है ना, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? सबसे ज्यादा होती है गामा की, उसके बाद एक्सरे की, उसके बाद यूवी की और उसके बाद आईआर की। क्लियर हो गई बात? तो ये एनर्जी का ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा गामा की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी की, फिर उसके बाद किसकी आती है? विजिबल की, और फिर आती है किसकी? आईआर की। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। तो आईआर का एनर्जी लेवल वैसे ही क्या होता है? कम होता है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि आईआर रेडिएशन की एनर्जी लेस अमाउंट में होती है, लेस अमाउंट में होती है, अतः इतनी कम मात्रा की ऊर्जा से, इतनी कम मात्रा की ऊर्जा से अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेज नहीं हो पाते हैं। क्लियर? तो आईआर रेडिएशन की एनर्जी सबसे कम होती है, अतः इतनी सी कम मात्रा की जो ऊर्जा है उससे अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस नहीं हो पाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आईआर रेडिएशन की एनर्जी वैसे ही क्या होती है? कम होती है और इतनी कम मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसमें चेंजेस नहीं हो पाता है। क्यों? हम पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होने के लिए सबसे ज्यादा क्वांटा की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और चूंकि आईआर रेडिएशन की एनर्जी तो वैसे ही कम है, अतः इतनी कम मात्रा की ऊर्जा से अणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा। अतः कहा जा सकता है कि आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट हो गया भाई, पॉज करके नोट कर लिया करें। अब देखिए क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे 7 या 8 नंबर का, कि चूंकि वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस के लिए कम मात्रा में क्वांटा या फोटोन या एनर्जी की, कम मात्रा में क्वांटा या फोटोन या एनर्जी की आवश्यकता होती है, अतः इतनी मात्रा आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस के लिए कम मात्रा में क्वांटा की आवश्यकता होती है, अतः इतनी सी मात्रा तो आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से प्राप्त हो जाती है। अतः अणु
अणु के द्वारा आईआर रेडिएशन को, अणु के द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर उस अणु में उपस्थित वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, अणु में उपस्थित वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेज हो जाता है तथा वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन होने लगते हैं। क्लियर? तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन के लिए चूंकि कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम पहले ही कह चुके हैं, अतः इतनी सी मात्रा तो आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु को प्राप्त हो जाती है। और जब इतनी सी मात्रा अणु को प्राप्त हो जाएगी तो अणु में उपस्थित जो वाइब्रेशनल और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन संपन्न होने लग जाते हैं तथा अणु एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में संक्रमण दर्शाने लगता है। क्लियर? तो आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु में क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल में चेंजेज हो जाता है। कौन से एनर्जी लेवल में चेंजेज हो जाता है? इस वाले एनर्जी लेवल में चेंजेज हो जाता है और अणु में वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होने लग जाते हैं। अर्थात अणु एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में संक्रमण दर्शाने लग जाता है। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे उसको भी समझे। मेन ये है हमारा, अगर ये याद है ना आपको तो सब कुछ याद है। अब अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं उसको समझे। देखें अगला पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं, ये हम कह रहे हैं अगला पॉइंट क्या होगा समझो कि अणु में आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से चूंकि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होने लगते हैं तथा हम जानते हैं कि देखो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किससे मिलकर के बना हुआ है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बना होता है। अतः आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु में रोटेशनल ट्रांजिशन भी होने लगते हैं। क्लियर? तो ध्यान में रखना वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो होते ही है, साथ ही अणु में रोटेशनल ट्रांजिशन भी होने लग जाते हैं। क्लियर? अतः आईआर स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी
कहा जाता है। क्लियर? तो आईआर स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अणु में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, अतः आईआर स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशनल रोटेशनल, क्लियर, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान में रखना, इस पॉइंट को भी नोट कर लेवे। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे उसको भी समझे आप। ये सब हम प्रिंसिपल में ही पढ़ रहे हैं भाई, और प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या होता है? क्लियर? ये सारे पॉइंट आप अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो क्या होता है कि प्रत्येक नॉन रिजिड बॉन्ड, क्लियर, नॉन रिजिड बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? अदृढ़। नॉन रिजिड को क्या कहोगे? अदृढ़ बंध। क्लियर? अदृढ़ बंध का मतलब जिसमें परिवर्तन, जिसको खींचा जा सकता है, क्लियर, वो होता है नॉन रिजिड बॉन्ड। तो प्रत्येक नॉन रिजिड बॉन्ड का अभिलाक्षणिक गुण यह होता है कि उस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, उस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, यानी खींचा भी जा सकता है और घुमाया भी जा सकता है। क्लियर? खींचा भी जा सकता है और मोड़ा भी जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो प्रत्येक नॉन रिजिड बॉन्ड का अभिलाक्षणिक गुण यह होता है कि उस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग हो सकती है। अर्थात नॉन रिजिड बॉन्ड में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, कोई सा भी नॉन रिजिड बॉन्ड हो, क्लियर, मॉलिक्यूल्स में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब कैसे होते हैं? नॉन रिजिड बॉन्ड होते हैं। मतलब उनकी बंध लंबाई में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। बंध कोण में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो नॉन रिजिड बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या हो सकता है? चेंजेज हो सकता है। बंध लंबाई और बंध कोण में, बंध लंबाई और बंध कोण में क्या हो? परिवर्तन हो। ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? नॉन रिजिड बॉन्ड कहलाते हैं। मतलब उनमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, उस बॉन्ड को खींचा भी जा सकता है और उस बॉन्ड को घुमाया भी जा सकता है। क्लियर? और ऐसे बॉन्ड में दो कैरेक्टर होते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर हो गई बात? अब प्रत्येक नॉन रिजिड बॉन्ड में ये दोनों फ्रीक्वेंसी उपस्थित होती है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा इन सभी को। ठीक है बात? अब देखिए, सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैंपल में अब क्या लिखेंगे हम? अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि किसी सैंपल में ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी सैंपल में ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सभी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो किसी सैंपल में ज्यादातर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सभी कहाँ रहते हैं? लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रहते हैं। अर्थात ये सभी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। सभी कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। तो किसी भी सैंपल में जितने भी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं, यानी कि सभी कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो।
क्लियर हो गई बात। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। ये तो हमने कहा कि भाई ज्यादातर सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कहाँ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को इरिडेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को इरिडेट करने पर तो क्या लिखेंगे, परंतु जब मॉलिक्यूल्स को इरिडिएटेड, क्लियर, इरिडिएटेड का मतलब क्या होता है, IR रेडिएशन डालना, क्लियर। परंतु जब मॉलिक्यूल्स को इरिडेट किया जाता है तो सैंपल में उपस्थित मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाते हैं तथा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्लियर। तो पहले तो कहां थे, ग्राउंड स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल को IR रेडिएशन दी तो सैंपल में उपस्थित मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्लियर। अर्थात अणु को इरिडिएट करने पर अणु ग्राउंड स्टेट म्यू इक्वल टू 0 से, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाता है, क्लियर हो गई बात। तो अणु को जैसे ही आप IR रेडिएशन देते हैं तो अणु ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था ये पॉइंट जो आप नोट कर ले। अब क्या कहा हमने, भाई ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन यहां पर एक फिनोमिना होता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वो फिनोमिना क्या है, उस चीज को समझे, क्लियर। कैसे, देखो हम क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट कि जब अणु ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो अणु के लिए बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अपितु अणु के लिए एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, क्लियर हो गई बात। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, कि जब अणु ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो अणु के लिए जो बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्लियर। लेकिन अणु का जो एम्पलीट्यूड है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अणु के लिए जो एम्पलीट्यूड होता है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है, सिंपल सी बात, जैसे ये है, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्लियर। यहाँ एम्पलीट्यूड इतना है, यह एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्लियर हो गई बात। लेकिन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, क्लियर। ये वो चेंजेस हो जाता है, आई बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। नोट कर लो इस पॉइंट को भी।
ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है वो भी हम समझे यहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी सारे के सारे, तो चीजों को समझते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं उसको भी समझो। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि भाई आपने क्या किया, ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने पर, और इसको हम एक नाम देंगे, इसको हम कहेंगे ओसिलेशन, या क्या कह देंगे, दोलन करना। तो ये याद रखना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने को हम किस नाम से जानेंगे, अणु में दोलन होना। क्लियर? तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने पर या फिर दोलन करने पर, क्लियर, दोलन करने पर अणु में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, अणु में एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अतः इसके कारण उस अणु में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, अतः इसके कारण उस अणु में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। क्लियर? तो अणु में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, विचलन बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात? अतः इसके कारण उस अणु में एक डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, अतः इसके कारण उस अणु में एक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। यही घटना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? कि आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से उस अणु में क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्लियर? और एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का विचलन होगा। इलेक्ट्रॉन के विचलन से उस अणु में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कि आईआर विकिरण के अवशोषण से उस अणु में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, उत्पन्न होने वाला ये डाइपोल मोमेंट ही, यह द्विध्रुव आघूर्ण ही अणु में आईआर रेडिएशन के साथ अंतरक्रिया करता है। तो याद रखना कि जिन अणुओं में डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा, कि जिन अणुओं में डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा, केवल वही अणु आईआर रेडिएशन के साथ क्या करेंगे, अंतरक्रिया करेंगे। इसलिए ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो उत्पन्न होने वाला ये डाइपोल मोमेंट अणु में आईआर रेडिएशन के साथ अंतरक्रिया करता है, तथा इसी अंतरक्रिया से अणु में आईआर रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो उत्पन्न होने वाला ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये अणु में आईआर रेडिएशन के साथ क्या करेगा, अंतरक्रिया करेगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, आईआर रेडिएशन के साथ अंतरक्रिया करता है, और इसी अंतरक्रिया से अणु में आईआर रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गई बात? तो नोट कर लेवे इस पॉइंट को। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट पर आ जाए हम, तो अब क्या लिखेंगे? लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, समझे पॉइंट को, बिल्कुल इजी पॉइंट है। देखो क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा 15। तो क्या हुआ? अणु में आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो इस संपूर्ण प्रक्रिया में, इस संपूर्ण प्रक्रिया में अणु द्वारा आईआर रेडिएशन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन का ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो याद रखना, जब आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो सभी आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, केवल क्या? एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन का ही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गई बात? तो संपूर्ण प्रक्रिया में अणु के द्वारा आईआर रेडिएशन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्लियर? तथा इसके अवशोषण से आईआर स्पेक्ट्रा के रीजन में, आईआर स्पेक्ट्रा, इसके अवशोषण से, किसके? स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से आईआर स्पेक्ट्रा के रीजन में स्पेसिफिक नंबर वाले पिक्स शो होते हैं। क्लियर? तो संपूर्ण प्रक्रिया में आईआर रेडिएशन, सभी आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन का ही क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और इसके अवशोषण से आईआर स्पेक्ट्रा के क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक नंबर वाले क्या मिलते हैं? पिक्स मिलते हैं। क्लियर? और ये पिक्स जो मिलते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम आईआर स्पेक्ट्रम कह देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था पूरा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। आपको मेन याद क्या रखना है कि प्रत्येक अणु में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इससे मिलकर बनता है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर के बना होता है। क्लियर हो गई बात? तो यह था पूरा प्रिंसिपल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां और बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।